कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा लदनी घोड़ा हैं। निर्दलीय डॉक्टर मृणाल जी को लेकर के आपने कह दिया कि दिल्ली के डॉक्टर हैं, आरजेडी के एजेंट हैं। हमारी लड़ाई परवेज अहमद से है, हालांकि उनका नाम आलम है। आज कटाक्ष भी हुआ है आप पर। ने बता दिया कि वो दिल्ली के डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि आप उनके यहाँ पे भोज खाकर के आए हैं, आपको पता होना चाहिए उनका घर कहाँ पर। स्टेडियम के नाम पर बेनीपट्टी के हाई स्कूल में आप सीढ़ी बना दिए हैं, आप 7-8 खिड़ियों का स्टेडियम उसका नाम दे दिए हैं आप। एक बेहतर स्टेडियम बेनीपट्टी और कलवाही को कब मिलेगा? आपने यहाँ पे जमीन लिया, घर बनाया, फिर आपने खेती के लिए भी बिगहा का बिगहा जमीन, ऐसा आरोप है, आपने लिया। अपने आप ही रिपीट में इसका जिक्र नहीं है और उस खेत के बीच से भारतमाला की सड़क गुजर गई। क्या ये संभावना और कैसे हो गया? 20वीं विधानसभा में विद्यापति जी का जो स्थल है उसको विकसित करने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है। बगल में हरलाखी विधानसभा में फुलहर को भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, डेवलप करने की। बेनीपट्टी विधानसभा की सीमा से सटा हुआ उच्चैठवती स्थान, दंडेश्वर स्थान शिवनगर में है, फिर डुखर स्थान है। क्यों नहीं पर्यटन के क्षेत्र में अब तक आप कुछ कर पाए? 15 साल आपने केंद्रित राजनीति बेनीपट्टी की कर ली, तो बेनीपट्टी हॉस्पिटल में अब तक ना अल्ट्रासाउंड या आईसीयू की बात करें या पोस्टमार्टम की बात करें, इवन कैंटीन ने स्टार्ट हो गया। जो गरीब यहाँ पे आते हैं इलाज करने के लिए, उनके खाना की जो व्यवस्था है इतना बड़ा भव्य बना करके अट्टालिका बना दिया गया, लेकिन सुविधाओं का अभी भी अभाव है। मानते हैं कि मधुआपुर में कोल्ड स्टोरेज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपके बगल के विधानसभा जाले में भी कोल्ड स्टोरेज को लेकर के काम होना शुरू हो गया है, लेकिन बेनीपट्टी में किसानों की राहत के लिए अब तक कोल्ड स्टोरेज का ना तो आपने पहल की, ना अब तक आपके जुबान से ये चीजें निकल करके सामने आई है। क्या उम्मीद कर? आपके पुत्र विवेक कुमार झा का एक ऑडियो वायरल हुआ, वो बता रहे थे, एक समर्थक हैं कांग्रेस के, उनको कि लिस्टिंग हो रही है, गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, आप विरोध मत कीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैथिली ठाकुर का भी नाम बेनीपट्टी से उछाला गया, बेनीपट्टी से उनका नाम आया कि उनको भी टिकट मिल सकता है। आपके कुछ समर्थक, आपके चाहने वाले पटना पहुंच गए और अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किए हैं। क्या विधायक जी उस चीज को प्रेफर करते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव के सामने में और हमारे साथ कैमरा फ्रेम में बेनीपट्टी से बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी विनोद नारायण झा हैं। बेनीपट्टी केंद्रित राजनीति कर चुके हैं, 15 साल का इनका बेनीपट्टी का केंद्रित राजनीति रहा है। बावजूद बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हुआ, लेकिन इन पर कई तरह का दबाव भी है, कई तरह की चीजें भी है जो कहा जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और पब्लिकों के द्वारा कुछ चीजें नहीं कर सके। फिलहाल इनकी कार्य योजना भी है, लगातार विभिन्न माध्यमों से कहते भी आ रहे हैं। फिलहाल तमाम सवालों पर, तमाम संभावनाओं पर, राजनीतिक जो घटनाक्रम घट रही उन तमाम चीजों पर सवाल लेंगे। सबसे पहले तो बीएन के प्लेटफॉर्म पे विधायक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत अच्छी है, इसलिए कि हम तो पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। बेनीपट्टी में मेरा ये चौथा चुनाव है, तो मैं अधिकांश लोगों को जो काम करते हैं उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लोगों से भी मेरे व्यक्तिगत परिचय हैं और पार्टी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह एक्टिव है। और हमारा तो जो पार्टी है या गठबंधन है, वो पार्टी लड़ती है, गठबंधन लड़ता है, उम्मीदवार तो सिर्फ हाथ जोड़ के घूमता रहता है। तो मेरी भूमिका दूसरी हो जाती है, लेकिन पार्टी पूरी तरह लगी हुई है। पार्टी के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, प्रदेश से प्रभारी आए हुए हैं, वो पूरी तरह लगे हुए हैं और अनुकूल परिस्थिति मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी, विनोद नारायण झा जो 2010 में भी चुनाव लड़े, 15 में भी चुनाव लड़े, 20 में भी चुनाव लड़े, लेकिन जो एग्रेशन चुनाव की शुरुआत से ही, जब नामांकन को लेकर के सारी चीजें क्लियर हो गई कि कौन प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, और पहले दूसरे दिन ही और पहले सभा में एग्रेशन के साथ विनोद नारायण झा की तरफ से ही अपने विपक्षी उम्मीदवारों को लेकर के एक कड़ा स्वर, कड़ा बयान आना कि कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा लदनी घोड़ा हैं। निर्दलीय डॉक्टर मृणाल जी को लेकर के आपने कह दिया कि दिल्ली के डॉक्टर हैं, आरजेडी के एजेंट हैं। हमारी लड़ाई परवेज अहमद से है, हालांकि उनका नाम आलम है। आज कटाक्ष भी हुआ है आप पर। नलिनी रंजन जी बोले हैं कि आपको नाम भी नहीं पता है जनसुराज के प्रत्याशी का, परवेज अहमद बोल दिए थे। तो इतना कड़ा स्वर और कड़ा तेवर अख्तियार करने की क्या आवश्यकता लग गई? एक कुछ सच्चाई है और वो सच्चाई को मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने कह दिया, मेरा अनुभव हो गया है बेनीपट्टी का 15 साल, उस सच्चाई को मैंने बयान किया और ये उसको कड़ा तेवर नहीं मानना चाहिए। मेरे मन में है कि जो मॉडर्न युग का चुनाव की और ये जनताओं के बीच जाने का जो रेस चाहिए, उसका उन स्किल का अभाव है। वो आने वाले दिनों में उनको हो जाएगा। अभी वो काम करते रहें, लंबे समय में आएगा, वो अभी नहीं आया है। लेकिन उनको अपमानित करना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनको और कुछ समझने सीखने की जरूरत है चुनावी राजनीति। अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में आपने बता दिया कि वो दिल्ली के डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि आप उनके यहाँ पे भोज खाकर के आए हैं, आपको पता होना चाहिए उनका घर कहाँ पर है। डॉक्टर साहब कितने झुठलाएंगे? उनका नॉमिनेशन का पर्चा देख लीजिए, उन्होंने पटना का एड्रेस दिया है अपने घर का। जो उनका पर्चा है, जो एफिडेविट लिया है, वो बेनीपट्टी क्षेत्र का तो है नहीं, वो तो पटना का दिया है।
और दिल्ली में रहा करते थे, ये मुझे पता है। तो ठीक है, वो पटना आ गए तो अभी वो बेनीपट्टी नहीं है पटना, तो अपना एड्रेस तो कम से कम ठीक कर लेते चुनाव से पहले। तो बाहरी तो हमसे ज्यादा है, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, अधिक से अधिक इस जिला का हूँ, पटना का नहीं हूँ मैं। ससुराल भी आपका बेनीपट्टी है? ससुराल भी है, मेरे पिताजी का ननिहाल भी है और कलवाही ब्लॉक में, मेरे बेटों का ननिहाल इसी क्षेत्र में है, सब कुछ है। और मैं अब तो मैं स्थायी रूप से यहाँ रहता हूँ। तो इसीलिए वो सच्चाई है, जो लोगों को वो लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मैंने सच उजागर करने का काम किया है। अच्छा, आपको लगता है अभी कि आपकी लड़ाई त्रिकोणीय आप बता करके और बता रहे थे कि जनस्वराज के प्रत्याशी परवेज आलम जी से भी लड़ाई है, कल का रैली हुआ फ्लॉप हो गया एक तरह से? नहीं देखिए, ये कहा कि वो भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं लड़ाई में, तो इसलिए कि वो अब आमने सामने की लड़ाई नहीं है, परवेज आलम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यदि कांग्रेस को दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है मेरे लिए, और वो बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है। ये तीन लोगों के बीच है, जिसमें एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है, भारी नहीं है, बहुत भारी है। बहुत भारी तस्वीर से भी साफ हो जाती है कि जब जनसभाओं में भीड़ आती है। ठीक है, पहली सभा थी आपकी, वहाँ पे ठीक ठाक भीड़ भी रही, लेकिन पहली रैली रही प्रशांत किशोर का, कल रोड शो था। मुझे मालूम नहीं, मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं मतदाताओं को जो रुझान देख रहा हूँ उसमें लग रहा है एक वर्ग में लग रहा है कि वो कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, और वो जनस्वराज के अपने पहली बार लग रहा है उन्हें कि हमारा मुस्लिम पहचान भी यहाँ होने वाला है। तो मुसलमानों में जो देखा है उस आधार पर मैंने कहा कि इस बार पिछले बार जैसे आमने सामने की हो गई, मैं और कांग्रेस लड़ गया, इससे इस बार भी थोड़ा डिफरेंट परिस्थिति है। जनस्वराज भी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा काम की बात हो जाए, पिछले जब आप चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो आपने जो मूल चीजें कही थी पहले दिन, जैसे कि मेरे जहन में आ रहा है, आपने रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर कहा था कि मेरा सपना है कि मैं बेनीपट्टी को रेल कनेक्ट से जोड़ पाऊं, नगर पंचायत का दर्जा दिला सकूं, फिर 100 बेड अनुमंडलीय अस्पताल इत्यादि, फिर बहुत कुछ आपने वहाँ पे वायदा भी किया था और लगभग में आप सफल भी रहे हैं, लेकिन तथापि कुछ ऐसी चीजें छूट गई जो आप नहीं कर सके हैं अब तक। ये सही बात है, जो मैंने जितने मेरे मन में था उसमें कुछ छुट्टी है, लेकिन उससे ज्यादा ही हो गई, कुछ ज्यादा हो गई है। अच्छा। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरे यहाँ दो मेरे प्रयास से एनएच आ जाएगा, ये एकाएक आ गया। 2014 में जब सरकार बनी, नितिन गडकरी जी मंत्री हुए, तो उन्होंने कहा कि भारत माला हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने उच्चैठ उग्रतारा को जोड़ने के लिए उन्हें निवेदन कर दिया। कौन सा वर्ष की बात बता रहे हैं? 14-15 में, 14 में जब सरकार बनी और 15 में भारत माला एक घोषित हो गया, और उसका उद्देश्य ये था कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक जगहों को हम जोड़ेंगे। और मैं गडकरी जी से मिला और गडकरी जी को कहा कि उच्चैठ और उग्रतारा है, एक कालिदास की धरती है, दूसरा मंडन जी की धरती है, इसको जोड़ने से पौराणिक भी हो जाएगा और आध्यात्मिक भी हो जाएगा, और वो स्वीकृति हो गया। तो ये मुझे अंदाज नहीं था जब मैं 10 में या 15 में चुनाव लड़ा था, ये 15 के चुनाव के बाद की बात है। तो मैं उनसे मिला, ये हो गया, ये अप्रत्याशित भी है। कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई है, लेकिन कई चीजें हो गई। जैसे इसका शहरीकरण, मेरी इच्छा थी कि बेनीपट्टी शहर बन जाए, बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा मिला, वो इसी पंचवर्षीय में मिला है। और भी उसके साथ जो होता है, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बन गया है, अग्निशमन का काम हो गया, और सबसे ऐतिहासिक काम था यहाँ कि हम कोर्ट शुरुआत करें। यहाँ 107 के मुकदमे के लिए लोगों को मधुबनी जाना पड़ता था। 1981 में ही यहाँ सब डिवीजन की स्थापना हो गई, नोटिफिकेशन हो गया। उसके 15 वर्षों तक कांग्रेस के यहाँ विधायक रहे, लेकिन उन्होंने इस समय कोई काम नहीं किया। लालू यादव तो यहाँ 1991 में आकर के शिलान्यास भी कर दिया अनुमंडल अस्पताल का, लेकिन उन 15 वर्षों में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब भाजपा के लोग हम जीते यहाँ, तो सबसे पहला काम था कोर्ट लाना, जो मैं पहली बार ले आया, और उसमें बड़ी बाधाएं थी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो भी दूर हो गया। अभी एक भव्य कोर्ट रूम और उन लोगों के जजेस को रहने के लिए वो एयर कंडीशन सारा व्यवस्था हो गई है, उनके निवास की व्यवस्था हो गई है। मुझे याद है उस समय नरसिम्हन हुआ करते थे चीफ जस्टिस बिहार के, बिहार पटना हाई कोर्ट के। मेरे मित्र थे जो मेरे साथ साथ एक तरह से रूममेट थे, दुबे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे लॉ में, और मेरे दोस्त थे, हम दोनों साथ रहे थे, हम दोनों लग के इसके लिए लड़े। तो ले गए थे मुझे मिलवाने की, बेनीपट्टी वो स्वीकृत कर दें। तो नरसिम्हन जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर प्राइवेट मकानों में रहेगा तो न्याय प्रभावित होने का शंका है, आप मकान बनवा दीजिए। मकान बनाना आसान नहीं था, और मैंने काफी प्रयास किया था, उसमें जिलाधिकारी की भी भूमिका थी, और हम लोगों ने ये कोर्ट बनाया। ये बड़ी उपलब्धि थी हमारी। फिर जेल बना, फिर हॉस्पिटल बना, इसके अतिरिक्त बड़े इंस्टीट्यूशन बने।
2 ITI तारा बाबू की कृपा थी उसमें बड़ी, और वहां बन गया। शिवनगर में ITI बना, और एक विधानसभा में रेयर है कि 2 सरकारी ITI है, क्योंकि एक सब डिवीजन में संकल्प है कि एक बनाने का। लेकिन संजोग से बेनीपट्टी विधानसभा 2 सब डिवीजन में पड़ता है। कलवाही इसका मधुबनी में पड़ता है, तो मधुबनी का ITI हमने कलवाही में बनाया। ये सब एक और भी है, 1962-63 में यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज खुला, लेकिन वो खपड़ेल मकान के 3 कमरे में चलता था। आज ऐतिहासिक ट्रेनिंग कॉलेज बनकर कलवाही में तैयार है, और वो कलवाही में जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो एक तरह से कह सकते हैं बिहार में 2-4 हैं उस श्रेणी का है। वहाँ 600 शिक्षकों का एक बार में ट्रेनिंग लेने के लिए हॉस्टल से लेकर भोजन से लेकर सारी व्यवस्था है, और 13 एकड़ का उनका बड़ा एक कैंपस है, और भव्य कैंपस है, सबको देखना चाहिए जाके। उसका निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं जब बेनीपट्टी में आया था तो आधा दर्जन से कुछ ज्यादा हाई स्कूल हुआ करते थे, 7-8, लेकिन आज वह 37 के 37 में हाई स्कूल है। हाई स्कूल नहीं है, +2 है, और उसके अतिरिक्त करीब 1 दर्जन ऐसे हाई स्कूल हैं जिसमें 3.5 करोड़ के एवरेज मकान है, जो राष्ट्रीय स्तर मानक के हैं, जो सेंट्रल स्कूल दिल्ली में हुआ करता था। ये सब हमारी उपलब्धियां हैं, ये मैंने करके दिखाया। इन उपलब्धियों के बीच भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। आपने तमाम कामों को गिनाया है, लेकिन उन तमाम कामों के बीच भी बहुत सारे सवाल निकल के आ जा रहे हैं। आपने पहला बात बताया है भारतमाला के बारे में। विधायक जी जब चुनाव हार गए, 15 में आप चुनाव लूज कर गए थे, उसके बाद आपने यहाँ पे जमीन लिया, घर बनाया, फिर आपने खेती के लिए भी बिगहा का बिगहा जमीन, ऐसा आरोप है, आपने लिया। अपने आप ही रिपीट में इसका जिक्र नहीं है, और उस खेत के बीच से भारतमाला की सड़क गुजर गई। क्या ये संभावना, और कैसे हो गया? नहीं, वो जमीन मेरे नाम नहीं है, मेरे बेटे के नाम है, और वो जमीन खरीदा, लेकिन वो भारतमाला के आसपास नहीं है। वो तो मेरे बड़े करीबी थे, मेरे मित्र विनोद झा जी। उनकी इच्छा थी कि सिर्फ घर लेने से आप यहाँ के रहने वाले नहीं होंगे। मेरे बेटे को कहा कि खेत लो भैया, इसमें जब हल चलेगा, ट्रैक्टर गुजरेगा, तो लगेगा कि ये विधायक जी के बेटे का या विधायक जी का है। तो विधायक जी के बेटे के नाम पर है, तो वो जमीन है, और कुछ मेरी पत्नी के नाम पर भी है। मेरे नाम पर वहां जमीन नहीं है, सिर्फ मेरा गराड़ी है। लेकिन वो NH से बहुत दूर है, वो NH के हिसाब से नहीं है। बदनाम करने वाले, मुझे तो किसी ने कहा कि बेनीपट्टी में आधा खरीद ली, जबकि 1 कट्ठा 3 धूर मेरे पास जमीन है पूरे बेनीपट्टी में, और वो सुदूर खेतों में है, जो NH से 10 एकड़ से कम दूरी नहीं है उसकी। कोई NH के बगल से नहीं गुजर रहा है, NH से बगल से नहीं है, कोई NH से बगल से नहीं गुजर रहा है। इन लोगों को पता नहीं। देखिए, मेरे काम इतने हो गए, मेरी सरकार के उपलब्धियां इतनी हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी उपलब्धियां हो गई, मोदी की उपलब्धियां इतनी हो गई कि वो लोग अलबला गए, हमारे विरोधी। समझ नहीं रहा, कोई कहता है बाड़ी है, कोई कहता है भोज खाने आते हैं, कोई कहता है NH के बगल में जमीन ले लिया। कोई NH के बगल में जमीन नहीं है। यदि कोई जमीन मुझसे लेना चाहे तो मैं आज अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी पत्नी से, इनको दे दीजिए, कितने रुपए लेंगे बता दीजिए। वही जमीन दे देंगे। तो कह रहे हैं कि लाखों का जमीन लेकर 1 करोड़पति बन गए। नहीं, लाखों का नहीं, वो यदि वो कुछ लाख में ले ले तो करोड़पति वही हो जाए। वो नलनी होना चाहे या और कोई बाहरी होना चाहे पटना वाले, तो वो हो जाए। मुझे कोई हर्ज नहीं है कि वो बन जाए, लेकिन वो कोई भी जमीन खेती से अतिरिक्त उसका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं है। आप नगर पंचायत के बारे में बता रहे थे, और जैसा कि जो चीजें निकल करके अब तक सामने आई है कि नगर पंचायत के पूर्व के जो कार्यपालक पदाधिकारी रहे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के कुछ आरोप शायद लगे हैं इस बीच में। और फिलहाल नगर पंचायत को लेकर भी जो समस्याएं रहती है, ये कहा जाता है कि नगर पंचायत में जो काम हो रहा है, या जो भी अगर भ्रष्टाचार की चीजें उजागर होती है या आरोप लगता है, उस पर विधायक जी का कंट्रोल नहीं है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो ये हम विधायक कोई किसी नगर पंचायत के सरकारी कामों का कंट्रोलर नहीं है। उसकी बड़ी भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, आप कह सकते। हाँ, यदि कोई कंप्लेन करता है तो उसके लिए परस्यू करने की, उसको अग्रसारित करने की, और हमको भी संज्ञान में आएगा तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि हमारा मुख्यमंत्री जैसा भव्य, भद्र और ईमानदार के रूप में स्थापित नीतीश कुमार हैं, तो भ्रष्टाचार शून्य तो नहीं है। अनेक लोग जेल जाते हैं भ्रष्टाचार में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर पंचायती राज पदाधिकारी तक जेल जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो यदि किसी को लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, वो मेरे संज्ञान में लाएंगे तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा, उसके लिए बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो मेरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, नगर विकास विभाग है, लेकिन मैं उसको तुरंत लिखूंगा, वो कराऊंगा। अगल बगल की विधानसभाओं से अगर तुलना करें बेनीपट्टी विधानसभा की, तो 20वीं विधानसभा में विद्यापति जी का जो स्थल है, उसको विकसित करने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है।
बचौल जी भी इस पर बयान दिए हैं। बगल में हरलाखी विधानसभा में फुलहर को भी डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, डेवलप करने की। लेकिन बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी विधानसभा की सीमा से सटा हुआ उच्चैठ भगवती स्थान हमारे बेनीपट्टी के लिए सबसे बड़ा सेंटर है। आप टिकट लेकर के आए, सबसे पहले वहीं पे आप नतमस्तक होने गए, भगवती से आशीर्वाद लेकर के आए। गंडेश्वर स्थान शिवनगर में है, फिर डुखर स्थान है। क्यों नहीं पर्यटन के क्षेत्र में अब तक आप कुछ कर पाए हैं? 15 साल आपने केंद्रित राजनीति बेनीपट्टी की कर ली। देखिए, अलग अलग महत्व है सबका। जी। मेरा भी प्रयास है कि विद्यापीठ धरती हो। विद्यापीठ पूरे मिथिला और पूरे बिहार या कह सकते हैं भारत के गौरव हैं, उनकी वो जन्मस्थली है। मेरा भी प्रयास उसमें कम नहीं है। फुलहर राम सर्किट पर है, माता सीता से भेंट हुई है राम की, तो वो सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं है, वो पूरे मिथिला का है, पूरे बिहार का है, पूरे भारत का है। तो वो अलग मामला है। लेकिन हमने असाधारण काम किए, जो मैंने ही किया आजादी के 70 साल बाद उच्चैठ में। मैंने उच्चैठ का, जब मैं मिनिस्टर था तो उच्चैठ महोत्सव की स्वीकृति कराई, उच्चैठ कालिदास महोत्सव। कालिदास सेंट्रिक एक भव्य समारोह का आयोजन किया। कालिदास चर्चा में है, और इस बार तो और हद हो गया जब उज्जैन यूनिवर्सिटी के मिथिला प्रसाद त्रिपाठी आकर माना कि कालिदास की जन्मभूमि ये है, तो ये जन्मभूमि के लिए अकाट्य प्रमाण है, सबसे तो खतियान वाला प्रमाण। जबकि आज तक कई जगह से दावे होते हैं कालिदास के जन्म को लेकर के, 10 जगह है, लेकिन दुनिया में माना जाता है कालिदास का स्थान उज्जैन है। आप जाएंगे तो पग पग पर कालिदास दिखते हैं। वो उनका कमिश्नरी ऑफिस भी कालिदास के नाम से होता है, सारे सड़कें कालिदास के नाम से होती है। वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम होता है कमिश्नरी और कलेक्टर का ऑफिस। लेकिन मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने माना, तो हमने बड़ा काम किया, और भी काम किया है। गांडेश्वर में बहुत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बानेश्वर और गांडेश्वर मेरी नज़र में है। जहां मैंने यहाँ घाट बनाने का काम हो, वहाँ और सौंदर्यीकरण का काम हो, वहाँ भव्य मकान बनाने का, बाउंड्री वॉल और बिजली वगैरह, उसको आगे बढ़ाया है। गांडेश्वर में भी बड़ी घाट बनाए हैं, और वहाँ तो बड़ा धर्मशाला बना करके डोखर में स्थापित किया है। तो वो काम लगातार किया है, लेकिन उसका ये स्तर नहीं हो सकता जो राम जी वहाँ आए। यहाँ भी गांधी वाला, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं, बराबरी वो भी होगा। आप मिथिला मैथिली को लेकर के ज्यादा सक्रिय रहते हैं और स्टडी भी अच्छा खासा आपने कर रखा है, आपको जानकारियां भी हैं। आप अभी कालिदास महोत्सव के बारे में बता रहे थे, आप मुझे एक चीज का जानकारी दीजिए, मुझे भी जानकारी चाहिए कि आप बता रहे थे कि रिसर्चर या विद्वजन यहाँ पे आते हैं और कालिदास की जन्मस्थली को लेकर के बहुत सारी चीज प्रमाण अब तक आ चुके हैं, वो हमारे थे, उच्चैठ के थे, बेनीपट्टी के थे। लेकिन वो जो रिसर्च हो रही है वो उसका परिणाम क्या आ रहा है? किसी के सामने कुछ नहीं हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन उसका रूप सरकार तक पहुंच पा रही है वो चीजें? वो सरकार तो बाद की बात है। उससे पहले जो रिसर्च के फाइंडिंग्स होते हैं, हम यूजीसी को भेजते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजते हैं। भेजा गया है, हर बार भेजा जाता है। हम उसको बुक के फॉर्म में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रिसर्च आए, खासकर पिछले बार 2 विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति उपस्थित थे। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के तो 4 लगातार रहे कुलपति यहाँ उपस्थित होकर इसके व्याख्यान में शामिल हुए। उज्जैन कालिदास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में कालिदास इंस्टीट्यूट एकेडमी के चेयरमैन मिथिला प्रसाद त्रिपाठी स्वयं आए यहाँ और आकर किया है, और सब हमने उसको यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भिजवाया है, और वो गया है अलग अलग तरीके से वो हुआ है। और भी काम आगे बढ़े हैं। कालिदास की मूर्ति उस कॉलेज में स्थापित हुई है, कालिदास विद्यापति की, उस उच्चैठ कॉलेज में। तो ये सब काम आगे बढ़ा है, लेकिन और करने की जरूरत है, ये सच है। अलग बात है टेक्निकली मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उच्चैठ पर है कि उच्चैठ केवल कैसे राष्ट्रीय स्तर पर हो। वहाँ कई किताबें उस पर लिखी गई है। डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर ने कालिदास का महाकवि का महाप्रयाण लिखा है, वो किताब सब, तो उस पर काफी काम हुआ है, जो सब मेरे आने के बाद हुआ। जी, किसानों के लिए भी बात हो जाए। जैसा कि मुझे जानकारी है कि मधवापुर में कोल्ड स्टोरेज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपके बगल के विधानसभा जाले में भी कोल्ड स्टोरेज को लेकर के काम होना शुरू हो गया है, लेकिन बेनीपट्टी में किसानों की राहत के लिए अब तक कोल्ड स्टोरेज का ना तो आपने पहल की, ना अब तक आपके जुबान से ये चीजें निकल करके सामने आई है। क्या उम्मीद करें? नहीं, पहल तो किया है, लेकिन असल क्या है कि बेनीपट्टी में शहर में कुछ सरकारी भूमि है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, लेकिन सरकारी भूमि का अभाव है। मैं धन्यवाद देता हूं पंडित ताराकांत झा को, यदि वो अपना जमीन नहीं देते तो शिवनगर का ITI भी नहीं बनता। यहाँ सरकारी जमीन न के बराबर है, तो यहाँ बड़ी इंस्टीट्यूशन खोलने में बड़ी कठिनाई होती है। अब जैसे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा था तो मैं बहुत परेशान था कि कोई एक जगह हो, जो मुझे पंडोल के सागरपुर में खोलना पड़ा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो मधुबनी जिला में खुला है।
तो यहाँ जमीन भूमि का बहुत अभाव है, सरकारी भूमि का। लेकिन एक भूमि है हाई स्कूल के आसपास जिला परिषद की, वहाँ मैंने कोल्ड स्टोरेज के लिए बात आगे बढ़ाया है। लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कुछ काम करे, लेकिन सरकार इन चीजों में अब नहीं पड़ रही है। मुझे पता करना पड़ेगा, जो हरलाखी में जो कोल्ड स्टोरेज है, क्या वो सरकार खोल रही है, कोई प्राइवेट खोल रहा है? तो प्राइवेट यदि कोई खोलेगा तो उसको सब्सिडी से लेकर सारा कुछ सुविधा मैं सरकार से दिलवाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता मैं हूँ। वापस सेकंड लास्ट क्वेश्चन में फिर से आना चाहूंगा, मेरे जहन में चीजें आ गई हैं। आपने कालिदास जी के बारे में कहा है कि वो चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपसे और आपके सरकार से भी ये अपेक्षा रख रहा हूं, लेकिन अब तक शायद आप लोग इस चीज में असफल रहे हैं। जहां तक मेरे जहन में कि जब हम लोग पढ़ाई के टाइम में थे तो 6ठी या 7वीं कक्षा में कालिदास जी को लेकर के एक चैप्टर थी संस्कृत में, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि उनका जन्म कहाँ था, उच्चैठ को लेकर के कोई जिक्र नहीं थी। बस मास्टर साहब ने कहानी बताई, पढ़ाया और साथ ही हाथ बता दिया कि यही उच्चैठ है, उनसे कनेक्ट कर दिया। तो मेरे मन में अवधारणा आ गई कि कालिदास हमारे थे। लेकिन आज की तारीख में संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आपके ही पार्टी के मृत्युंजय जी बने हुए हैं। आप लोग मंच पर आते हैं विद्यापति समारोह या कालिदास महोत्सव इत्यादि वगैरह में। आप लोग यहाँ पर मूल जो बच्चे के जहन में या छात्र के जहन में पहली बार जब जाता है वो किताब का माध्यम होता है। अब तक आप लोगों ने उन अध्याय कालिदास के बारे में हिंदी या संस्कृत की किताबों में वो चीज नहीं ला पाए। नहीं लग रहा है कि ये होना चाहिए था, ये सबसे कारगर हो जाएगा? नहीं, ये सही बात है, ये सबसे कारगर। जब बच्चे हमारे समझेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा और कोर्स का मैटर होगा, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और ये मेरी बड़ी उपलब्धि है कि मैंने बिहार सरकार के कई लाख रुपए के से कालिदास महोत्सव यहाँ करा लेता हूँ। कहीं न कहीं उद्देश्य यही है कि कालिदास यहाँ हुए तभी काली महोत्सव। डट के स्थापित करवाइए ना। नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक यूजीसी और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना स्थापित करे। आपको याद होगा कि कनिंघम जब भारत आए तो बहुत मुश्किल था नालंदा को ढूंढ पाना। 19वीं सदी में नालंदा को ढूंढने में सफल हुए। कहानियों में थी, वो भी ह्वेनसांग की किताबों में थी, मेगास्थनीज नहीं, ह्वेनसांग की किताबों और फाहियान की किताबों में थी। चाइना में, भारत में कोई चर्च नहीं था। लॉर्ड कनिंघम भारत आए और उन्होंने खोज किया नालंदा के स्थान का। तो काफी लंबे रिसर्च के बाद हुआ, ह्वेनसांग की बातों को आधार पर यहाँ जोड़ा गया। ऐसे ही हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है, इस पर काम चल रहा है। और जब कालिदास महोत्सव कराने में मैं सफल हो गया, सरकार ये मानी कि यहाँ कालिदास थे, तभी तो कालिदास महोत्सव हुआ। तो कालिदास महोत्सव कराने में हम सफल हुए। तो आने वाले दिनों में हम यूजीसी को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एंशिएंट हिस्टोरिकल जो संस्था है उसको हम साबित कर देंगे। उस दिशा में काम काफी आगे बढ़ा है। बिहार के माध्यमिक कक्षाओं की टेक्स्ट बुक में लाने के लिए जरूरी है? नहीं, जब तक वो स्वीकृति नहीं होगी तब तक आप फैक्ट्स, गलत फैक्ट इतिहास में नहीं मैंने अपने हिसाब से फैक्ट्स नहीं डाल सकते हैं। तो ये फैक्ट्स स्थापित करने का काम चल रहा है। जब हो जाएगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, हाल फिलहाल में ही ऑफ द बीट आप क्वेश्चन चले जाते हैं। हाल फिलहाल में आपके पुत्र विवेक कुमार झा का एक ऑडियो वायरल हुआ। वो बता रहे थे, एक समर्थक हैं कांग्रेस के, उनको कि लिस्टिंग हो रही है, गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, आप विरोध मत कीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत गलत है, मैंने इस पर खेद भी व्यक्त किया है। हम तो 20 साल से संसदीय जीवन में हैं और 40 साल के मेरा राजनीतिक जीवन है। मैंने तो विरोधी जो मुझे वोट भी देते हैं, चुनाव जीतने के बाद मैं उनका एमएलए हो जाता हूँ। उसके भी हॉस्पिटल की, मुस्लिम समाज से मुझे फोन आता है, मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। मैं तो राजनीतिक रूप से विरोधियों को प्रताड़ित करना तो दूर की बात है, उनके सहयोग करने में विश्वास रखता हूँ, तब मैं एमएलए हो जाता हूँ। मैं इसके लिए खेद भी व्यक्त कर चुका हूँ, ये अच्छी उचित नहीं है। और वो तो अलग पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब हमसे बातचीत होती है, अभी आए हैं, मैंने समझाया कि ये सब काम मत करिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये आरजेडी का स्वभाव है, ये कांग्रेस का स्वभाव है, ये भाजपा का स्वभाव नहीं है। हम एक संस्कारों की पार्टी में रहते हैं, उसी पर हम काम करेंगे। कहीं कोई डाइवर्ट करेगा तो मैं उससे बहुत बुरा मानूंगा, ऐसा मैंने संदेश दे दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और छूट गया था हमारा। बेनीपट्टी अनुमंडल हॉस्पिटल जो है भव्य बना है, करोड़ों की लागत से बना है, ये आप अपने क्रेडिट में लेते हैं, होना भी चाहिए। आपका कार्यकाल था, आपने प्रोसेस भी की, प्रक्रिया भी की, लेकिन अनुमंडल हॉस्पिटल को लेकर के आपके विपक्षी दलों के नेता और बहुत सारे लोग 100% आपको 10/10 नंबर नहीं देते हैं। उसकी वजह यह बताते हैं कि 100 बेड अनुमंडल अस्पताल की बात हुई थी, 56 बेड का अनुमंडल अस्पताल है, और ये अस्पताल एक तरह से अपर लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन के रह गया है। यहाँ पे बस जांच मरहम पट्टी होती है। और हाल फिलहाल में वाकई में मैंने अपने आंखों से देखा है कि बच्चे को मैंने जिंदा देखा, वो मेरे से बात किया है, और आधे घंटे बाद उसे मधुबनी रेफर किया गया और रास्ते में डेथ कर गया, इक्विपमेंट्स के अभाव में, बेहतर ट्रीटमेंट्स के अभाव में। तो बेनीपट्टी हॉस्पिटल में अब तक ना अल्ट्रासाउंड या ईसी या आईसीयू की बात करें या पोस्टमार्टम की बात करें, इवन कैंटीन ने स्टार्ट हो गया। जो गरीब यहाँ पे आते हैं इलाज करने के लिए, उनके खाना की जो व्यवस्था है, इतना बड़ा भव्य बना करके अट्टालिका बना दिया गया, लेकिन सुविधाओं का अभी भी अभाव है। मानते हैं? मानता हूँ, जितनी सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए उतनी सुविधा
उसके कई कारण भी है, उतनी सुविधा वहाँ नहीं है जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, जिस स्तर के डॉक्टर वहाँ चाहिए पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर की कमी तो पूरे बिहार में है। मेडिकल कॉलेज कभी था नहीं, अभी जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तभी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, डॉक्टर बढ़ रहा है। तो ये सब कई अभाव हैं। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, जो नकारात्मक सोचने वाले होते हैं, वो आधा गिलास पानी को कहते हैं आधा गिलास भरा है, और जो सकारात्मक सोचने वाले होते हैं और जो नकारात्मक सोचने वाले हैं वो कहते हैं अभी तक तो आधा गिलास खाली ही है। भाई तो आपने आधा गिलास भर के क्यों नहीं रखा था? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि 15 साल तो एमएलए थे कांग्रेस के, 80 से 95 तक, 94 तक, क्यों नहीं बना अनुमंडल अस्पताल? मैं राजद वालों से पूछता हूँ कि 90 से लेकर 2005 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बना अनुमंडल अस्पताल? लालू जी से शिलान्यास भी करा लिए थे, बोर्ड टूटा है अभी कुछ दिन पहले, बोर्ड भी लगा दिए, क्यों नहीं किया? आपने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया, उसमें नुक्स निकाल रहे तो भी मुबारक है। मैंने कुछ तो किया, जो नुक्स निकालने का आपको मौका मिला, और मैंने ही किया है और मैं ही करूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है। जनता ने मुझे हजारों वोट से जिताई है पिछले बार, उस वोट से ज्यादा वोट से जिताऊंगा। आप लिख कर रख लीजिए। 2 सवाल अब शेष रह गया है, हालांकि जो भी अब सवाल आएंगे वो अगले सिरे में आएगा। 2 सवाल में सेकंड लास्ट सवाल, जब आपको टिकट मिलने की बात हो रही थी उस टाइम में मैथिली ठाकुर का भी नाम बेनीपट्टी से उछाला गया, बेनीपट्टी से उनका नाम आया कि उनको भी टिकट मिल सकता है। आपके कुछ समर्थक, आपके चाहने वाले पटना पहुंच गए और अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किए हैं। क्या विधायक जी उस चीज को प्रेफर करते हैं? सवाल नहीं है, मैथिली हमारी गौरव है। इस छोटी उम्र में इस बेटी ने जो मैथिली संस्कृति के ओर से जितना काम उसने किया और जो प्रभाव पैदा किया पूरे देश दुनिया में, इससे मुझे गौरव होता है। मैं कहीं कहीं तो मुझे कई बार मौका मिला, मैथिली जब गाती है तो उसके पिता रमेश ठाकुर ने मुझे देखा है कि मैं आगे वाली कुर्सी छोड़कर मंच के बगल में खड़ा होता हूँ। फैन है आप? उसका प्रोत्साहन हो। फैन तो मुझे संगीत और से बहुत लगाव जीवन में और खेल से नहीं रहा, सच बताता हूँ आपको। ड्रामा से रहा है लेकिन उससे नहीं रहा है, तो मैं कोई गीत के बारे में समझता नहीं हूँ बहुत। मेरी बहुत समझ इन गायनों के बारे में नहीं है। अच्छा लगता है तो होता है कि अच्छा होगा, इतनी ही समझ है मेरी। लेकिन उसको प्रोत्साहन हो। मैं मिनिस्टर के रूप में मैंने कई बार उसके मंच के बगल में खड़ा होकर उसको पूरा गीत गाने का मौका दिया है। मौर्य होटल में मैं खड़ा था, लोगों ने कहा कि मैं कहूँगा नहीं, जब बेटी गा रही है तो बाप खड़ा रहेगा। तो किसी ने यदि उसके के लिए खराब शब्द बोला तो ये बहुत दुखद है। मैंने डांटा भी है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक गुस्सा आ गया। उनको लगा कि मेरे विधायक जी का टिकट कट जाए। डॉक्टर से और बाकी लोगों से नहीं लगा, क्योंकि वो लोग आजमाए हुए थे कि हमारे नेता, हमारे विधायक जी की स्वीकृति बड़ी है, वो नहीं कर सकता। लेकिन उनको लेकर थोड़ा दहशत हो गई। जब तक मैं उस समय में था नहीं, मैं दिल्ली में था, जब तक मुझे पता लगे तब तक पहुंच चुके थे ये लोग। तो वो अच्छा नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मेरा टिकट कट भी जाता तो कौन सा जुल्म होता? मेरा मंत्री नहीं बनाया तो कौन मैंने गाली दिया? मैं 5 साल तक हारने के बाद मंत्री था, बड़ा होता था। और मुझे 2020 में 33 हजार से जीतने के बाद मंत्री नहीं बनाया तो कौन सा मैं पगलाया? मैं उन नए राजनीतिज्ञों की तरफ पगलाने वाला नहीं हूं। मैं धन पशु भी नहीं हूं कि बहुत पैसा खर्च कर बहुत वर्करों को खरीद कर गाली दिलवा दूंगा। ये काम किया ही नहीं मैंने। न मुझे धन पशु बनने में विश्वास है, और न मुझे इतना महत्वाकांक्षी होना है कि कोई पद नहीं देगा तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। अरे हो गया, जितना दिया पार्टी ने, ये कम है क्या? बहुत दिया है। और इसलिए तो मुझे जब मंत्री बनाया तो लोगों को बुरा लगा होगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा मुझे भी लगा हो, लेकिन मैं शपथ ग्रहण में भी गया और मैंने कहा पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जिस पार्टी ने इतना दिया वो पार्टी आगे भी देगा, नहीं देगा तो क्या होगा? ये कम दिया क्या? इसलिए मैं उसमें विश्वास करता हूँ और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि पार्टी के निर्णय के विरुद्ध कोई जाए। इसी में एक और प्रश्न मेरा और फिर से आ गया। आपने कहा खेल और संगीत को लेकर के कहा कि आपकी रुचि बहुत बेहतर उसमें नहीं है, लेकिन एक मेरा सवाल इससे बन जाता है, आपने स्टेडियम के नाम पर बेनीपट्टी के हाई स्कूल में आप सीढ़ी बना दिए हैं, आप 7-8 खिड़कियों का स्टेडियम उसका नाम दे दिए हैं आप। एक बेहतर स्टेडियम बेनीपट्टी और कलवाही को कब मिलेगा? जरूरी है, बेनीपट्टी में एक अच्छा स्टेडियम की जरूरत है। बेनीपट्टी अब सिर्फ ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं है। जब वो ब्लॉक हेडक्वार्टर था तब वो एक मिनी स्टेडियम बना, तो स्टेडियम नहीं बना, लेकिन ये सब डिवीजन बन गया। अब एक भव्य स्टेडियम का अहर्ता रखता है। अगर आप जीत जाएंगे तो बना देंगे? जीतूंगा तो एक मैं स्टेडियम बनाऊंगा अच्छा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। अच्छा, जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देंगे? और ये भी बताइए कि अगर विनोद नारायण झा जीत करके आते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? देखिए, मेरी 4 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक नई संभावनाओं का जन्म बेनीपट्टी में हुआ है। वो संभावना है कि 2 NH का गुजरना,
एक तो एक में मेरा प्रयास भी है उच्चेठ उग्रतारा में, एक तो मुझे ईश्वर की कृपा से मिल गया सिलीगुड़ी से गोरखपुर, मैंने भी अखबार में ही पढ़ा। ये बड़े पैमाने पर जाएगा। इन दोनों के बीच एक नया क्षेत्र बनेगा, वो क्षेत्र डूब का भी क्षेत्र हो सकता है और अलग क्षेत्र भी, उसको हम औद्योगिक प्रांगण के रूप में स्थापित करेंगे। बाहर जब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इसकी होगी, अंतर्राष्ट्रीय, मैं कई विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, साउथ ईस्ट एशिया की सीधी कनेक्टिविटी बेनीपट्टी से होगी, तो उस स्तर का इस बीच में एक औद्योगिक प्रांगण की स्थापना हो, इसमें नई टाउनशिप डेवलप हो उस खेतों में, और उस नई टाउनशिप में नए रोजगार पैदा हो, मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है, आपने ठीक कहा है कि रेल भी मेरा एक डिमांड था जो मैं करा न सका, तो उस रेल को अभी एक सरकार ने घोषणा किया है कि वो निर्मली से सीतामढ़ी जोड़ना चाहती है भाया जयनगर। तो मेरी इच्छा, उसमें मेरी सांसद से भी बात हुई है, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने भी विधान परिषद में एक बार सवाल उठाया था। हम तीनों लोग मिलकर कोशिश करेंगे किसी रूप में बेनीपट्टी से उसकी कनेक्टिविटी हो। तीसरा, मेरे मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया जो पहली बार हुआ, 15 सालों में मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर। वो सवाल है कि कोसी नहर में पूरी पानी जा रही है, बछराजा में पूरा पानी है। अभी मैंने एक स्वीकृति कराई, आपको अच्छा लगेगा, 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से मैंने अभी स्वीकृत कराई है कि जीवछ नदी को सदानीरा बनाने का, उसको कमला, पुरानी कमला होते हुए कोसी नहर से हम उसको जोड़ने वाले हैं। उसकी स्वीकृति हो गई है, वो कलवाही में निकलती है और आगे होकर जीवछ घाट दरभंगा की ओर जाती है, उसमें पूरा पानी रहेगा। लेकिन वो सब खेतों में पानी नहीं जाता। इस बार सूखा में मुझे अंदाज हुआ कि खेतों में तो बहुत सारे खेत बाकी हैं। यहाँ बगल में अकौर में पानी है, लेकिन बेनीपट्टी में वही आगे क्यों नहीं बढ़ता, मोहम्मदपुर में खत्म क्यों हो जाता है। ऐसे ही कलवाही में मैंने देखा है कि वो जो कोसी नहर थी वो आती है, लेकिन वो जो पीडब्ल्यूडी का रोड है उसको उस पार नहीं जाती है। तो मैं हर खेत को पानी, कोसी नहर का पानी और इन दोनों नदियों का पानी कैसे जाएगा, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है। और चौथी प्राथमिकता है कि मैं, आपको शायद भूल रहे हैं जो आपने नहीं पूछा, मैंने एमएलए होते ही कहा था कि मैं अरेर को प्रखंड बनाऊं। जी जी बिल्कुल। वो मैं नहीं बना सका। उसमें दोष ये है कि नीतीश कुमार जी ने 15 साल 20 साल में बनने ही नहीं दी। 2005 के बाद 2025 तक एक भी नया प्रखंड नहीं बना। यदि नया प्रखंड बनता तो अरेर होता, एक बनता तो। अभी मेरी नीतीश कुमार जी से बात हुई, हमने कहा कि आप तो रोक दिए, इतना बड़ा 33 पंचायतों का ब्लॉक होता है, 11 पंचायतों का एक ब्लॉक होता है, इतनी डिस्पैरिटी आपको अच्छा लगता है। नीतीश जी ने कहा कि मैं कई कारणों से रोके हुए था, अब जब मैं सरकार में आऊंगा तो मैं ब्लॉक यूनिट भी बनाऊंगा, मैं जिला यूनिट भी नया बनाऊंगा, सब डिविजन यूनिट भी नया बनाऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम झंझारपुर को भी जिला बनाने में सफल होंगे और अरेर को भी ब्लॉक बनाने में सफल तुलना होंगे। तो ये भी करने लगते हैं कि झंझारपुर की राजनीति करते हैं संजय झा, इतना डेवलप करने में लग गए हैं। विधायक विनोद राय झा की राजनीति भी लंबा रही है, 40-50 साल की राजनीति का आपका जीवन है। बेनीपट्टी को उस तरह का आप सेंट्रलाइज नहीं कर सके। और इसी में एक सवाल ये भी था, सवाल तो लंबा होता जा रहा है, हालांकि ले ही लेते हैं। इतना आप सड़क या घाट या जो भी चीजें होती है लगभग मैं कर रहे हैं, उसके बावजूद कल ही एक वीडियो भी आया था जिसमें आपको एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति बता रहे थे कि 15 साल में आप पुल नहीं बना पाए। कहाँ की चीजें थे और क्यों ये सोशल मीडिया पर भी जो छीटाकाशी आपको लेकर के होती रही है, जब आप काम कर रहे हैं तो ये चीजें क्यों हो रही है? कौन सा पुल नहीं बना? मैंने जितने, यहाँ तो चचड़ी पुल हुआ करता था, मैंने जो पुल बनाए हैं, नदी वगैरह का नहीं, एक वीडियो पे कोई आपको गाड़ी से बोल रहा था, आप जवाब भी दिया है। विरोधी का मेरा जवाब नहीं हुआ, किसी के साथी का हुआ होगा। मैं विरोधियों का वीडियो चुनाव में नहीं देखता हूँ। और मैंने जो पुल बनाए सो ऐतिहासिक पुलों का निर्माण हुआ। यहाँ एक खिरखिरिया टोल है कलवाही में, वहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, अंग्रेज महाराज दरभंगा का बनाया हुआ था, वहां से शुरू हुआ, खसिया घाट में ब्रिज बना, जो रजौन को पाली से जोड़ने वाला करोड़ों का पुल बना। अभी 9 करोड़ की लागत से एक पुल निर्माण हुआ है जो चांदपुरा पश्चिम को धमकी से नवगाछी से जोड़ता है। ऐसे ही धोबघट्टा, आजादी के बाद धोबघट्टा पुल ठीक से नहीं बना, तो वहाँ मैंने पुल बनवाया। और पुल तो मैंने इतना बनाया जो काफी मात्रा में। अभी मैंने 3 नई पुलों का स्वीकृति करवाई है जो यहाँ स्क्रू पाइप पुल थे। जैसे एक पुल है ढेंगा में जो बहुत पहले से बना हुआ है जीवछ नदी पर, दूसरा पुल था धोबघट्टा में बिशनपुर में तो मकिया को जोड़ता है, और तीसरा ब्रिज है यहाँ कटैया के पास बछराजा में। तो ये 3 ब्रिजों की 5-5 करोड़ की लागत से बनी है। और चौथा है उसका चतरा और डुमरा के बीच में, इसमें 3 में काम प्रारंभ हो चुका है। तो मैंने अनेक पुल बनाए हैं, एक आध और बाकी होगा कहीं उसको भी बना देंगे। मैंने जितना पुल बनाया
70 सालों में किसी ने नहीं बनाया, तो फिर भी लोगों को लगता है तो वही है, सोशल मीडिया पे आधा ज्यादा आधा गिलास खाली है, हाँ, तो हो सकता है। अच्छा। और हर गांव से नदी गुजरती है, तो हर गांव वाला को लगता है कि यहाँ यदि एक पुल बन जाता बेहतर होता तो बेहतर होता, तो ये अलग बात है। अच्छा चलिए एक चीज और बता दीजिए कि राजनीति में इतना लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उम्मीदवार हैं सामने रूपन जी, डॉक्टर मृणाल जी, अवध किशोर झा हैं, आम आदमी पार्टी से सुविधा यादव, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। प्रत्याशी भी आपस में संबंध अच्छे रहते हैं कि वाकई में यही रहता है हमेशा? नहीं नहीं, हाँ, मेरे तो भावना जी से इतने अच्छे संबंध रहे, जब उन्होंने बेटी की शादी की तो मैं भागते हुए बाहर से आया, और मैंने कहा ही कि जोगेश्वर जी के, उनकी जो भावना जी के पिताजी मेरे बड़े भाई के समान थे। मैंने पूरी कहानी आप ही के चैनल पर बताया। मुझे संबंध है, मुझे नलिनी से भी संबंध खराब नहीं है। संबंध खराब कर लिया डॉक्टर मृणाल ने, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए मुझे बुरा लगता है। इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, धन बांटकर अपने विरोधियों को गाली देंगे। ये 3 चैनल रखे हुए हैं जो मुझे गाली देने के लिए, ये मैं नाम नहीं लूंगा उसका, फिर उसका महत्व बढ़ जाएगा। 3 कार्यकर्ता, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं, और मुझे दूसरा डाउट है, ये कांग्रेस के एजेंडे पर चल रहे हैं, कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल पर या राजद के रिमोट कंट्रोल पर, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते। उनके लोग, उनके जुड़े हुए चैनल कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता, जिससे लड़ाई है, और वो मेरे खिलाफ बोलते, तो मेरा कितना वोट काट लेंगे जो कांग्रेस को लाभ होगा। तो वो सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है मृणाल, और गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मुझे बुरा लगता है। पलटवार किए हैं कि अगर हम वोट कटवा या आरजेडी कांग्रेस के एजेंट हैं तो क्यों हमको वो चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना करके पार्टी रखी? तो निकाला क्यों? जिसको चिकित्सा पर अनुशासनहीनता, जो प्रकार अनुशासनहीनता, पता कैसे चलेगा जब उनके अपने बेटे के बारे में पता नहीं चलता, बाद में बाप उसको घर से निकालता है। इतनी कम समझ वाला आदमी एक पढ़ा लिखा आदमी हो जाता है, तो भीतर से ही पढ़ा लिखा आदमी इतना कम समझ वाला होता है, इसका मुझे तकलीफ है। इतने नीचे स्तर का उम्मीदवार आज तक नहीं आया, मैं 6ठा चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत निम्न स्तर का, गाली देने वाला गंदा आदमी है, और दूसरी पार्टी का वोट कटवा बन गया वो आदमी, और दूसरी पार्टी में जो कुछ भी वोट काट ले जिससे कांग्रेस को लाभ हो जाए, लालू यादव के बेटे को लाभ हो जाए मुख्यमंत्री बनने में, इस अभियान में लगा। अच्छा चलिए, छठ पे क्या शुभकामना देंगे अपनी जनता को? मैं बेनीपट्टी के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, माता बहन को, भाई बंधु को, कि आपकी सुख समृद्धि, आपकी स्वास्थ्य के लिए मैं छठी मैया और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करता हूं, और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप सुख समृद्धि के साथ फले फूलते रहें और बेनीपट्टी विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विनोद नारायण झा थे, जो कि एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी से बेनीपट्टी विधानसभा से बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री भी रह चुके हैं और बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। फिलहाल राजनीतिक जो छिटाकाशी या जो भी चीजें चल रही है घटनाक्रम, उन तमाम सवाल जो इनसे जवाब लेना हमें लग रहा था, तो सभी सवाल को हमने सहेजने की कोशिश की है। अगर कोई भी सवाल अभी छूट गया होगा तो अभी चुनाव में समय शेष है, हम फिर इनसे जुड़ेंगे और फिर से इनसे जवाब लेंगे। तो फिलहाल ये इनसे बातचीत कैसी आपको लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे वीएनए न्यूज। धन्यवाद।